नमस्कार दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। दिसंबर की सर्द सुबह थी। नींद खुली तो बाहर कोहरा इतना घना था कि हॉस्टल के गेट से सड़क तक कुछ दिखता ही नहीं था। हाथ से सांस की भाप उड़ाकर देखा, सफेद धुएं जैसा निकला और ठंडी हवा के साथ गायब हो गया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने छोटे शहर से निकलकर इस बड़े शहर में पढ़ने आ गया हूं। कॉलेज का नाम था सिटी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और उससे करीब आधा किलोमीटर दूर एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग में बना था शांति निकेतन बॉयज हॉस्टल। नाम सुनने में शांति भरा था, पर बिल्डिंग की हालत देखकर पहले ही दिन थोड़ा डर लगा था। पीली दीवारें, जंग लगे लोहे के ग्रिल और सबसे ऊपर तीसरी मंजिल, जहां से शाम को अक्सर कोई परछाई सी खिड़की पर दिखती थी। मैंने अपनी चिट्ठी दिखाई। मुझे कमरा नंबर 307 मिला था। वार्डन ने मुस्कुराकर कहा, तीसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त संभलना, ऊपर की रेलिंग पुरानी है। उसकी आवाज में अजीब ठंडापन था। कमरा खुलवाया तो देखा, छोटा सा कमरा, दीवारों पर नमी और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती हुई। मैंने खुद से कहा, चलो कुछ दिन में सब ठीक लगने लगेगा। कमरे में 2 बेड थे, पर एक पर मोटी धूल जमी थी। वार्डन बोला, फिलहाल तुम्हें अकेले रहना होगा, दूसरा छात्र बाद में आएगा। मैंने सिर हिलाया। अकेले रहने का मतलब था देर रात खुद की आवाजें सुनना, हवा की सरसराहट में किसी की आहट महसूस करना, पर तब मुझे इन बातों का अंदाजा नहीं था। पहला दिन ठीक बीता। दोपहर तक सामान जमाया और शाम को नीचे कैंटीन में गया। वहां 2-3 सीनियर बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, नया हो क्या? कौन से कमरे में? 307, मैंने जवाब दिया। उनके चेहरे का भाव बदल गया। दूसरा बोला, ऊपर का वो वाला कमरा? ओह, वहां मत रहना यार, ठंड बहुत लगती है। मैं हंस पड़ा। ठंड तो सब जगह लगती है, दिसंबर है। वो मुस्कुराए नहीं, बस बोले, हाँ, वहां कुछ अलग तरह की ठंड है। मैंने उस बात को मजाक समझकर टाल दिया। रात को पढ़ाई करने बैठा। दीवार की घड़ी 11 बजा रही थी। बाहर कोहरा इतना घना था कि हॉस्टल की बत्तियां धुंधली दिख रही थीं। मैंने खिड़की बंद करनी चाही, पर लकड़ी की चौखट इतनी पुरानी थी कि जाम हो गई थी। ठंडी हवा अंदर आती रही। करीब आधी रात को कमरे के कोने से टक 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 की आवाज आई। मैंने सोचा शायद छत से कोई बूंद टपक रही है, लेकिन जब आवाज बंद हुई और फिर ठीक मेरे पीछे से दोबारा आई, टक टक, तब मेरे हाथ कांप गए। मैं पलटकर देखने ही वाला था कि बाहर गलियारे की बत्ती फ्लिकर करने लगी। थोड़ी देर बाद शांत हो गई। कमरे में सन्नाटा। मैंने लाइट बंद की और रजाई में दुबक गया। आंखें बंद की और बस इतनी आवाज सुनाई दी, ठंड, बहुत ठंड। कानों में हवा की सरसराहट थी या कोई आवाज, तय नहीं कर पाया। सुबह आंख खुली तो लगा जैसे कुछ सपना था। अगले दिन क्लास में सब कुछ सामान्य लगा। शहर का कॉलेज बड़ा था, लोग व्यस्त थे और मुझे लगा शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। पर हॉस्टल लौटते वक्त गलियारे में कुछ अजीब लगा। 306 के दरवाजे पर लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने हाथ रखे हों। मैंने छूकर देखा, ठंडे पर ताजा। उस वक्त भी मैंने खुद को समझाया, किसी ने मजाक किया होगा। रात को दोबारा वो आवाजें आईं। इस बार जैसे कोई दीवार पर धीरे धीरे चल रहा हो, कभी दाएं, कभी बाएं, और फिर बिल्कुल पास से वही हल्की फुसफुसाहट। यहां कोई नहीं सोता अब। मैं उछलकर बैठ गया। लाइट ऑन की, कमरा खाली, दरवाजा बंद, खिड़की अंधेरी। दीवार पर धुंध की एक परत थी और उस पर उंगलियों के निशान बने थे। 3, फिर 4 और फिर मिट गए। सांस रुक गई। उस पल सन्नाटा इतना भारी था कि घड़ी की टिक टिक भी डराने लगी थी। मैं बिस्तर पर लौट आया, पर नींद कहां। कुछ देर बाद लगा जैसे कमरे के कोने में कोई बैठा है, काला, झुका हुआ सा साया। मैंने ध्यान से दिखा, कुछ नहीं, पर जब निगाह हटाई तो रजाई के नीचे से किसी की उंगलियों का हल्का स्पर्श महसूस हुआ, ठंडा, बर्फ जैसा। मैं झटके से उठ गया, टॉर्च जलाई, खाली कमरा, पर हवा का रुख बदल गया था। अब वो कमरे के अंदर घूम रही थी, जैसे किसी को तलाश रही हो। अगले दिन मैं बेहद थका हुआ उठा। नीचे कैंटीन में सब हंसी मजाक कर रहे थे, पर मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कैंटीन वाले शर्मा अंकल ने पूछा, क्या बात है बेटा, चेहरे पर नींद नहीं लग रही? मैंने बस मुस्कुराकर कहा, ठंड बहुत लग रही है अंकल। उन्होंने सिर हिलाया।
ठंड तो सबको लगती है, लेकिन तीसरी मंजिल की ठंड कुछ और ही है। उनकी आवाज में एक अजीब यकीन था, जैसे वो जानते हो कि ऊपर कुछ है, कुछ जो दिखता नहीं पर हमेशा सुनाई देता है। शाह नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तां में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। दिसंबर की सर्द सुबह थी। नींद खुली तो बाहर कोहरा इतना घना था कि हॉस्टल के गेट से सड़क तक कुछ दिखता ही नहीं था। हाथ से सांस की भाप उड़ाकर देखा, सफेद धुएं जैसा निकला और ठंडी हवा के साथ गायब हो गया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने छोटे शहर से निकलकर इस बड़े शहर में पढ़ने आ गया हूं। कॉलेज का नाम था सिटी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और उससे करीब आधा किलोमीटर दूर एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग में बना था शांति निकेतन बॉयज हॉस्टल। नाम सुनने में शांति भरा था, पर बिल्डिंग की हालत देखकर पहले ही दिन थोड़ा डर लगा था। पीली दीवारें, जंग लगे लोहे के ग्रिल और सबसे ऊपर तीसरी मंजिल, जहां से शाम को अक्सर कोई परछाई सी खिड़की पर दिखती थी। मैंने अपनी चिट्ठी दिखाई। मुझे कमरा नंबर 360 मिला था। वार्डन ने मुस्कुराकर कहा, तीसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त संभलना, ऊपर की रेलिंग पुरानी है। उसकी आवाज में अजीब ठंडापन था। कमरा खुलवाया तो देखा, छोटा सा कमरा, दीवारों पर नमी और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती हुई। मैंने खुद से कहा, चलो कुछ दिन में सब ठीक लगने लगेगा। कमरे में 2 बेड थे, पर एक पर मोटी धूल जमी थी। वार्डन बोला, फिलहाल तुम्हें अकेले रहना होगा, दूसरा छात्र बाद में आएगा। मैंने सिर हिलाया। अकेले रहने का मतलब था देर रात खुद की आवाजें सुनना, हवा की सरसराहट में किसी की आहट महसूस करना। पर तब मुझे इन बातों का अंदाजा नहीं था। पहला दिन ठीक बीता। दोपहर तक सामान जमाया और शाम को नीचे कैंटीन में गया। वहां 2-3 सीनियर बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, नया हो क्या, कौन से कमरे में? 307, मैंने जवाब दिया। उनके चेहरे का भाव बदल गया। दूसरा बोला, ऊपर का वो वाला कमरा? ओह, वहां मत रहना यार, ठंड बहुत लगती है। मैं हंस पड़ा। ठंड तो सब जगह लगती है, दिसंबर है। वो मुस्कुराए नहीं, बस बोले, हाँ, वहां कुछ अलग तरह की ठंड है। मैंने उस बात को मजाक समझकर टाल दिया। रात को पढ़ाई करने बैठा। दीवार की घड़ी 11 बजा रही थी। बाहर कोहरा इतना घना था कि हॉस्टल की बत्तियां धुंधली दिख रही थी। मैंने खिड़की बंद करनी चाही, पर लकड़ी की चौखट इतनी पुरानी थी कि जाम हो गई थी। ठंडी हवा अंदर आती रही। करीब आधी रात को कमरे के कोने से टक 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 की आवाज आई। मैंने सोचा शायद छत से कोई बूंद टपक रही है, लेकिन जब आवाज बंद हुई और फिर ठीक मेरे पीछे से दोबारा आई, टक टक, तब मेरे हाथ कांप गए। मैं पलटकर देखने ही वाला था कि बाहर गलियारे की बत्ती फ्लिकर करने लगी। थोड़ी देर बाद शांत हो गई। कमरे में सन्नाटा। मैंने लाइट बंद की और रजाई में दुबक गया। आंखें बंद की और बस इतनी आवाज सुनाई दी, ठंड, बहुत ठंड। कानों में हवा की सरसराहट थी या कोई आवाज, तय नहीं कर पाया। सुबह आंख खुली तो लगा जैसे कुछ सपना था। अगले दिन क्लास में सब कुछ सामान्य लगा। शहर का कॉलेज बड़ा था, लोग व्यस्त थे और मुझे लगा शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। पर हॉस्टल लौटते वक्त गलियारे में कुछ अजीब लगा। 306 के दरवाजे पर लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने हाथ रखे हों। मैंने छूकर देखा, ठंडे पर ताजा। उस वक्त भी मैंने खुद को समझाया, किसी ने मजाक किया होगा। रात को दोबारा वो आवाजें आईं। इस बार जैसे कोई दीवार पर धीरे धीरे चल रहा हो, कभी दाएं, कभी बाएं, और फिर बिल्कुल पास से वही हल्की फुसफुसाहट, यहां कोई नहीं सोता अब। मैं उठल कर बैठ गया। लाइट ऑन की, कमरा खाली, दरवाजा बंद, खिड़की अंधेरी। दीवार पर धुन की एक परत थी और उस पर उंगलियों के निशान बने थे, 3 सीधी लकीरें। मैंने सोचा शायद किसी के सांस की भाप या नमी का असर हो, पर भीतर से एक अजीब डर उठ रहा था, ठंड से भी ज्यादा ठंडा। तीसरे दिन मैंने नीचे कैंटीन वाले शर्मा अंकल से पूछा, अंकल, 306 और 307 के कमरे में पहले कौन रहता था? वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, कुछ साल पहले एक लड़का था अरुण, बहुत अच्छा हंसमुख। ठंड की एक रात में उसकी मौत हो गई थी। हीटर खराब था, गैस लीक हो गई थी। फिर कोई वहां रहना नहीं चाहता था।
वार्डन ने ताले लगवा दिए थे। बाद में तुम्हारा नाम आया तो कमरा दोबारा खोला गया। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उस रात जब मैं वापस गया तो कमरा जैसे पहले से भी ज्यादा ठंडा था। दीवारों से जैसे धुआं निकल रहा था, सफेद भाप जैसा। और फिर वही आवाज, इस बार साफ, मुझे ठंड लग रही है। मैंने आंखें कसकर बंद की। कुछ पल बाद सन्नाटा, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और मेरे दिल की धड़कन। अगले दिन मैंने तय किया, अब और नहीं। नीचे वार्डन से बोला, मुझे कमरा बदलना है। वो बोला, ऊपर सब ठीक है, बस डरावनी बातें मत सुनो। मैंने हिम्मत जुटाई और ऊपर गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही खिड़की अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुली और ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लगी। बाहर कोहरे में हॉस्टल का मैदान बिल्कुल खाली था, लेकिन खिड़की के शीशे पर नमी में कुछ लिखा था, रजाई दे दो। मुझे जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। पैर जम गए, गला सूख गया। रात फिर लंबी थी और मैं पहली बार जान गया कि डर का असली मतलब क्या होता है। उसके बाद वाली सुबह मैं देर तक बाहर घूमता रहा। हॉस्टल जाने का मन नहीं था। रास्ते में पुराने चौकीदार मिले। उम्रदराज आदमी, आंखें लाल, ठंड से कांपते हुए। मैंने पूछा, ये हॉस्टल पहले क्या था? वो बोले, बहुत साल पहले यहाँ सरकारी ऑफिस था। सर्दियों में यहाँ हीटर लीक से आग लगी थी, 2 लोग जले थे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तीसरी मंजिल मत रहो बेटा, वहाँ की हवा में ठंड नहीं, किसी की उदासी बसी है। रात को मैं कमरे में लौटा तो सब शांत था। मैंने टेबल पर एक कागज रखा, उस पर लिखा, अगर कोई है यहाँ तो मुझे अकेला छोड़ दो। बत्ती बंद की, रजाई में घुसा और बस इतना सुना, मैं भी अकेला हूँ। रात का वक्त था, 12:17। हवा में इतनी ठंड थी कि सांस लेते ही फेफड़े जैसे जमने लगे। कमरे की लाइट बंद थी, बस टेबल पर रखी स्टडी लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। मैंने किताब बंद की और खिड़की की ओर देखा। बाहर कोहरा अब पहले से भी ज्यादा था। सड़कें गायब थीं, सामने की इमारतें दिखती ही नहीं थीं। बस हॉस्टल की पुरानी लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे सांस ले रही हूं। मैंने अपनी रजाई ओढ़ी ही थी कि दीवार पर ठक की आवाज आई, फिर दूसरी तरफ से टक टक टक। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के अंदर से चल रहा हो, बहुत धीमे लेकिन लगातार। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च उठाई। दीवार पर रोशनी डाली तो नमी के बीच में जैसे किसी की उंगलियों के निशान बनते दिखे। 3, फिर 4 और फिर मिट गए। सांस रुक गई। उस पल सन्नाटा इतना भारी था कि घड़ी की टिक टिक भी डराने लगी। मैं बिस्तर पर लौट आया, पर नींद कहाँ। कुछ देर बाद लगा जैसे कमरे के कोने में कोई बैठा हो, काला झुका हुआ साया। मैंने ध्यान से देखा, कुछ नहीं, पर जब निगाह हटाई तो रजाई के नीचे से किसी की उंगलियों का हल्का स्पर्श महसूस हुआ, ठंडा, बर्फ जैसा। मैं झटके से उठ गया, टॉर्च जलाई, खाली कमरा। पर हवा का रुख बदल गया था। अब वो कमरे के अंदर घूम रही थी, जैसे किसी को तलाश रही हो। अगले दिन मैं बेहद थका हुआ उठा। नीचे कैंटीन में सब हंसी मजाक कर रहे थे, पर मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कैंटीन वाले शर्मा अंकल ने पूछा, क्या बात है बेटा, चेहरे पर नींद नहीं लग रही? मैंने बस मुस्कुराकर कहा, ठंड बहुत लग रही है अंकल। उन्होंने सिर हिलाया, ठंड तो सबको लगती है, लेकिन तीसरी मंजिल की ठंड कुछ और ही है। उनकी आवाज में एक अजीब यकीन था, जैसे वो जानते हों कि ऊपर कुछ है, कुछ जो दिखता नहीं पर हमेशा सुनाई देता है। शाम को जब लौटा तो देखा कमरे का दरवाजा आधा खुला है। मैंने साफ याद था कि सुबह बंद किया था। अंदर गया, सब वैसा ही था, बस टेबल पर किताबें उल्टी पड़ी थीं और टेबल के बीचों बीच एक पुरानी फोटो। मैंने उठाई। फोटो में 3 लड़के थे। उनमें से एक के बाल थोड़े घुंघराले, मुस्कुराता चेहरा, गले में स्कार्फ। पीछे दीवार पर नंबर लिखा था, 306। शायद वही अरुण था। फोटो के कोने पर स्याही से लिखा था, हमेशा ठंड रहती है यहाँ। मैंने फोटो टेबल पर रखी और कमरे से बाहर निकल आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात को बाहर तेज हवा चली, खिड़कियां थरथराने लगीं, दीवारें जैसे कराह रही हों। मैंने सोचा नीचे जाकर सो जाऊं, पर हिम्मत नहीं हुई। बस रजाई ओढ़कर आंखें बंद कर लीं। किसी वक्त नींद आई होगी, पर अचानक किसी की हल्की आवाज ने जगा दिया, रजाई दे दो। आवाज बहुत पास थी। मैंने कांपते हुए देखा, रजाई के दूसरे छोर पर जैसे किसी का हाथ रखा हो। धीरे धीरे वो हाथ रजाई के अंदर आया, पर जैसे ही मैंने खींची, कुछ नहीं था, बस ठंडक का एक झोंका और रजाई का कोना गीला था, जैसे बर्फ पिघली हो।
सुबह उठते ही मैंने नीचे जाकर वार्डन से कहा, सर, इस कमरे में कुछ है, कोई आता है रात को? वो चुप रहा, फिर बोला, यहाँ की हर मंजिल की अपनी कहानी है, लेकिन डर को अगर तुम देखोगे तो वो दिखेगा, नज़रअंदाज करो। पर अब मैं नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। हर रात वो ठंडी सांसें, दीवारों की फुसफुसाहट और किसी की छाया, जैसे वो कमरे की चीज ना होकर कमरे का हिस्सा बन चुकी हो। कुछ दिन बाद नया लड़का आया, रवि। वो मेरा रूममेट बना, हंसमुख था, बातें करता था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, सोचा शायद अब 2 लोग होंगे तो डर कम लगेगा। पहली ही रात वो बोला, यार ठंड तो है पर यह हवा कुछ अजीब लग रही है, जैसे कहीं से फूंकी जा रही हो। मैंने बस कहा, खिड़की पुरानी है। पर आधी रात को वो अचानक उठ बैठा, चेहरा सफ़ेद, आंखें फटी हुई, बोला, भाई, किसी ने मेरे कान के पास कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने देखा उसके बिस्तर के नीचे से हल्की भाप उठ रही थी, जैसे किसी की सांस। दोनों ने लाइट ऑन की, पर वहां कुछ नहीं था। सुबह रवि ने कहा, मैं नीचे वाले कमरे में चला जाऊंगा, और उसी दिन चला गया। फिर मैं फिर से अकेला रह गया, उसी कमरे में, उसी ठंड में, उसी सन्नाटे में। अब तो मुझे लगता था जैसे कमरा मुझसे बातें करता है। कभी दीवार से आवाज आती, कोई था यहाँ। कभी खिड़की पर परछाई उभरती, कोई झुका हुआ साया, बिना चेहरे का। मैंने एक बार टॉर्च से उस साई की तरफ रोशनी डाली, और तब पहली बार वो दिखा। वो बस खड़ा था, खिड़की के बाहर, कोहरे में, काले स्वेटर में, सिर झुकाए। उसके पैरों के नीचे बर्फ जैसी धुंध थी, और जब मैंने ब्लिंक किया तो वो गायब। पर खिड़की पर कुछ उभरा, 306 को मत खोलना। अब मैं डर और जिज्ञासा दोनों में फंस गया। क्यों ना खोलूं, आखिर अंदर क्या है? अगली रात टॉर्च और मोबाइल लेकर मैं 306 के सामने पहुंचा। दरवाजे पर जंग लगा था, ताला पुराना था। धीरे धीरे धक्का दिया, दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर सन्नाटा, कमरा बिल्कुल ठंडा, जैसे किसी ने अंदर बर्फ रख दी हो। फर्श पर धूल, पर दीवार पर कुछ लिखा था, मुझे नींद चाहिए। मुझे लगा शायद किसी ने पहले लिखा होगा, लेकिन नीचे की स्याही अब भी गीली थी। मेरी टॉर्च हिलने लगी, और तभी पीछे से हवा का झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने मुड़कर देखा, दीवार के पास वही साया खड़ा था। धीरे धीरे पास आया, और उसके मुंह से सिर्फ ठंडी भाप निकली। मेरी रजाई कहाँ है? मैं चिल्लाया, दरवाजा धक्का दिया और भागा नीचे तक। रात को बाहर सड़क पर खड़ा रहा, कांपता हुआ। अब मुझे यकीन था वो यहाँ है, हर रात, इस ठंड में। उस रात मैंने तय किया कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। हर रात की ठंडी हवा, खिड़की की फुसफुसाहट और उस परछाई का डर, अब मेरी नींद, मेरा चैन, सब निगल चुका था। मैं जानना चाहता था कौन है वो, क्यों हर रात मेरे कमरे में आकर कहता है, रजाई दे दो। क्या सच में वो अरुण की आत्मा है, या बस मेरी कल्पना, सर्दी और अकेलेपन का खेल? पर अंदर कहीं मुझे पता था, ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है। सुबह हॉस्टल का माहौल हमेशा की तरह सामान्य था। लोग हंसते, पढ़ते, खेलते। पर तीसरी मंजिल की सीढ़ियां हमेशा खाली रहती, कोई ऊपर नहीं आता। मैंने एक दिन तय किया किसी को ये बात बताऊंगा। नीचे बैठे चौकीदार से कहा, चाचा, 306 में कुछ है, मैंने देखा है। वो बीड़ी सुलगाते हुए बोला, देखा तो सबने है बेटा, लेकिन सब भूल गए, तू भी भूल जा। वो ठंड अब तुझे पहचान चुकी है। उसकी ये बात जैसे सीधे नसों में उतर गई। ठंड अब तुझे पहचान चुकी है, मतलब क्या? क्या ये डर किसी को चुनता है? उस दिन से मैंने हर चीज पर ध्यान देना शुरू किया। कमरे में बारीक बातें, हवा किस दिशा से आती है, खिड़की कब हिलती है, दीवार से कैसी आवाजें आती हैं। और तभी मैंने नोटिस किया कि हर रात 1:17 पर दीवार पर हल्की ठक ठक की आवाज आती है, और 1:19 पर खिड़की के शीशे पर धुंध जमती है, और ठीक 1:20 पर कोई फुसफुसाता है, ठंड लग रही है। हर रात, बिना 1 सेकंड आगे पीछे हुए। एक दिन मैंने तय किया कि इस बार मैं रिकॉर्ड करूंगा। फोन को टेबल पर रखकर वीडियो ऑन किया और खुद रजाई में छिप गया। समय रात 1:15। मैंने अपनी घड़ी पर नजर रखी। 1:17, टक टक। 1:19, खिड़की पर धुंध, और उस पर लिखा उभरता है, यहां कौन है? 1:20, आवाज, ठंड लग रही है। मेरी रग रग कांप उठी। मैंने मोबाइल उठाया, वीडियो देखा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा कमरा, सन्नाटा और दीवारें। आवाजें तो मेरे कानों ने सुनी थीं, पर कैमरा ने नहीं। मतलब ये सब सिर्फ मेरे लिए है। वो मुझे सुनता है, लेकिन दूसरों को दिखता नहीं। अगले कुछ दिनों तक मैं दिन में बाहर रहने लगा,
कॉलेज, लाइब्रेरी, फिर सड़कें, बस ऊपर नहीं जाता। पर हर रात ठंड जैसे मेरा इंतजार करती। सर्द हवा गले में उतरती और सीढ़ियों पर जाते ही वही एहसास आता, कोई पास है, बहुत पास। एक रात बाहर बिजली चली गई, पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने खड़ा था वो साया, काले कपड़ों में, झुका हुआ, बिना चेहरा, सिर्फ धुंध और अंधेरा। वो खड़ा था खिड़की के पास और उसके पीछे से ठंडी हवा बह रही थी। उसकी सांसें दिखाई दे रही थीं, सफ़ेद जैसे धुआं। मैं डर से जम गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और फुसफुसाया, रजाई दे दो। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मैंने कांपते हुए रजाई उसकी ओर फेंकी। उसने जैसे रजाई को छुआ और गायब हो गया। बस हवा और नमी रह गई। मैं ज़मीन पर बैठा रहा, ना कुछ बोल पाया, ना हिल पाया। फर्श पर रजाई अब भी पड़ी थी, पर गीली थी, ठंडी, जैसे बर्फ में डूबी हो। सुबह जब उठा, रजाई वैसे ही पड़ी थी, पर अब उसमें से हल्की सी खुशबू आ रही थी, पुरानी परफ्यूम जैसी। कमरे में एक अजीब शांति थी, जैसे कोई रात भर वहां था पर चला गया हो। मैंने नीचे जाकर शर्मा अंकल से पूछा, अरुण कैसा था? वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बहुत शांत, पर उसे ठंड बहुत लगती थी। एक बार बुखार में उसने कहा था कि अगर मर गया तो मुझे रजाई में ही दफनाना। उन्होंने गहरी सांस ली, मगर ऐसा ना हो सका। मैंने पूछा क्यों? उसके मरने के बाद उसके कमरे में आग लगी थी, सब राख हो गया, रजाई भी। अब सब साफ था, वो बस अपनी रजाई मांग रहा था, एक अधूरी इच्छा जो ठंड में भटकती रही। उस रात मैंने कुछ अलग किया। मैंने रजाई से एक कोना फाड़ा और टेबल पर रख दिया। मोमबत्ती जलाकर कहा, अगर तुम हो तो इसे ले लो, अब ठंड खत्म हो जाए। काफी देर कुछ नहीं हुआ, फिर मोमबत्ती की लौ झिलमिलाई और हवा में धीमी आवाज आई, धन्यवाद। वो आवाज शांत थी, सुकून भरी, और फिर कमरे में जो ठंड पिछले कई हफ्तों से थी। बात का स्रोत नहीं मिला। हॉस्टल वार्डन की यादें। मैंने फाइल बंद की और वार्डन शर्मा अंकल के पास पहुंचा। अंकल, उस रात क्या हुआ था असल में? वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, उस रात अरुण के कमरे से धुआं उठा। हम भागे ऊपर, दरवाजा अंदर से बंद था। जब खोला तो बस राख थी और वो जम चुका था। और रजाई? मैंने पूछा। वो बोला, मिली ही नहीं। अगले दिन सीढ़ियों के नीचे एक जली हुई रजाई मिली थी। कपड़ा आधा जला था और उसमें से ठंडी भाप निकल रही थी। भाप? हां, जैसे अंदर बर्फ हो। वो पल भर रुके, फिर बोले, कभी कभी रात में खिड़की खुद खुल जाती थी, जैसे कोई वापस आना चाहता हो। पुरानी दीवारों का रहस्य। अब मुझे पता था कि आत्मा सिर्फ डर नहीं थी, वो अपनी रजाई, अपना सुकून, अपना घर तलाश रही थी। मैं तीसरी मंजिल गया। कमरे के पीछे वाली दीवार पर हाथ फेरा। वहां हल्का सा धुआं और काली परत थी, जैसे अब भी आग वहां छिपी हो। अचानक मेरी उंगलियां किसी धातु से टकराई। मैंने दीवार की ईंट हटाई। अंदर एक छोटा लाल कपड़ा था, आधा जला हुआ। वो रजाई का टुकड़ा था, अरुण की आखिरी निशानी। मैंने उसे उठाया और उस पल हवा भारी हो गई। कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़की अपने आप खुली और वही ठंडी फुसफुसाहट आई। वो मेरी थी। मैंने कांपते हुए कहा, हां, मुझे पता है, अब ये तुम्हारा है। जैसे ही मैंने वो कपड़ा कमरे के बीच में रखा, मोमबत्ती अपने आप जल उठी और धुएं में अरुण का साया दिखा, शांत, मुस्कुराता हुआ, हाथ जोड़े हुए। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। वो बोला, किसी ने मेरा सच जान लिया, अब मैं जा सकता हूं। धीरे धीरे उसका चेहरा धुएं में विलीन हो गया। कमरे की दीवारों से धुंध हटने लगी और महीनों से जमा ठंड अचानक मानो पिघल गई। अगले दिन हॉस्टल के सभी लड़कों ने कहा कि तीसरी मंजिल अब गर्म लग रही थी। पहली बार वहां कोई ठंडी हवा नहीं बह रही थी। कमरा 306 अब किसी को डराता नहीं था, वो बस एक शांत कमरा था। पर मेरी रातें अब अधूरी थीं, क्योंकि जब भी मैं सोता, सपने में अरुण दिखता। वो रजाई ओढ़े मुस्कुराता और धीरे से कहता, अब मुझे ठंड नहीं लगती, पर तुमने जो किया उसकी गर्माहट कभी मत भूलना। तीसरी मंजिल अब बदली बदली लगती थी। वो कमरा जहां कभी सर्दी की सांसें सी महसूस होती थीं, अब वहां हल्की गर्माहट थी, जैसे किसी ने बर्फ को छूकर आग में बदल दिया हो। लोग अब 306 के पास से गुजरते हुए नहीं डरते थे,
न वो हवा की सीटी बजती, न खिड़कियां अपने आप खुलती थी। पर मेरे अंदर कुछ अधूरा था। मुझे लगता था अरुण का मोक्ष तो हुआ, पर कहीं ना कहीं उस ठंड की कहानी अब भी अधूरी है। वो आखिरी सर्द रात। जनवरी की आखिरी रात थी। शहर में कोहरा इतना घना कि सड़कें गायब सी लग रही थी। कॉलेज बंद हो गया था छुट्टियों के लिए। ज्यादातर छात्र घर चले गए थे। मैंने जानबूझकर हॉस्टल में रहना चुना क्योंकि मैं कुछ महसूस करना चाहता था। अंतिम बार। रात करीब 12:30 का वक्त था। मैंने वही लाल कपड़े का टुकड़ा जो दीवार में मिला था मेज पर रखा, उसके पास मोमबत्ती जलाई और धीरे से बोला, अगर तुम सच में जा चुके हो तो एक बार दिख जाओ, ताकि मुझे यकीन हो कि सब खत्म हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और तभी हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। खिड़की का शीशा धुंधला हुआ और उस पर उभर आया शब्द, धन्यवाद। मैं मुस्कुराया, लेकिन उसी क्षण कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में बस एक हल्की रोशनी थी और उसमें अरुण का साया। अब वो वैसा नहीं था जैसा पहले दिखता था। न काला धुआं, न चेहरा विहीन आकृति। अब वो साफ दिख रहा था, साधारण कपड़ों में, मुस्कुराता हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी वजह से मुझे ठंड से मुक्ति मिली। अब मैं उस रोशनी में जा रहा हूं जहां कोई ठंड नहीं। मैं बस देखता रहा। उसके आसपास सफेद धुंध फैलने लगी, जो धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल गई। फिर सब गायब हो गया। बस हवा में हल्की सी खुशबू और एक शब्द गूंजा, विदा। जब अगली सुबह आंख खुली, कमरे में धूप फैली हुई थी। पहली बार इतने सालों में सूरज की किरणें 306 की खिड़की से अंदर आई थी। रजाई का वो टुकड़ा अब नहीं था, वो धूल में बदल चुका था, मानो किसी ने उसे साथ ले लिया हो। मैं नीचे उतरा तो चौकीदार बोला, आज हॉस्टल के तापमान सेंसर ने रिकॉर्ड दिखाया, तीसरी मंजिल अब सबसे गर्म है। मैंने हंसकर कहा, हाँ, अब वहां किसी को ठंड नहीं लगती। कुछ महीने बाद कॉलेज खत्म हुआ। मैं हॉस्टल छोड़ने लगा। 306 का दरवाजा बंद करते वक्त मैंने आखिरी बार कमरे को देखा। अब वो एक साधारण कमरा था, पर दीवार पर नमी की एक छोटी सी परछाई अब भी थी। मैंने हाथ जोड़े और कहा, जहां भी हो, अब सुकून मिले। जैसे ही मैं मुड़ा, पीछे से हवा चली और हल्की सी आवाज आई, अब मुझे ठंड नहीं लगती। वर्षों बाद आज जब भी सर्दी आती है और मैं किसी हॉस्टल के कमरे की खिड़की के पास बैठता हूं, तो वो पुरानी यादें लौट आती हैं। कभी कभी लगता है डर असल में भूतों से नहीं, उन अधूरे एहसासों से होता है जो अधर में लटके रहते हैं। अरुण का डर अब एक कहानी बन चुका है, जो ठंड की हर सांस में छिपा है, लेकिन अब डराने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि हर आत्मा को बस थोड़ी गर्माहट चाहिए। ठंड खत्म हो गई थी, पर उस रात का सुकून आज भी हवा में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अभी लाइक करें। ऐसी और कहानी को सुनने के लिए इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।